गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर पावर शेयरिंग पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन होगी, पावर शेयरिंग क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा। देन हम डिस्कस करेंगे इस पावर शेयरिंग कंसेप्ट के लिए दो स्टोरी, हम यहाँ पर दो केस स्टडी डिस्कस करेंगे। वो केस स्टडी होगी एक बेल्जियम कंट्री और एक श्रीलंका। वहां पर क्या प्रॉब्लम है, वहां पर क्या चीजें हैं, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग मेथड क्या था जिसकी वजह से बेल्जियम ने अपनी जो एथनिक ग्रुप थे या एथनिक जो डाइवर्सिटी थी उसको इजिली अकोमोडेट कर लिया था, वो कैसे किया। श्रीलंका के अंदर एक पॉलिसी चलाई गई थी मेजोरिटेरियनिज्म, मींस रूल ऑफ मेजोरिटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई श्रीलंका में उनको डिस्कस करेंगे। देन हमारे सामने क्वेश्चन आएगा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई बोर्ड पर्पज। अगर आप बोर्ड के आधार पे बात करते हो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर इस चैप्टर का बनता है वो यही बनता है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। और इस चैप्टर के एंड में हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मींस पावर शेयरिंग की कितनी फॉर्म्स है या किस तरीके से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, इन सब चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम ये जो टॉपिक है वो डिस्कस या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लास्ट ईयर हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर डेमोक्रेसी के इस आप कह सकते हो अभियान या कह सकते हो टूर को स्टार्ट किया था। 9th क्लास में आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया गया था तो उसमें बताया गया था कि डेमोक्रेसी है क्या। तो नॉर्मली अगर मैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की बात करता हूं, इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी जस्ट क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो किसकी है, ऑफ द पीपल, लोगों की गवर्नमेंट है, फॉर द पीपल, लोगों के लिए बनाई गई गवर्नमेंट है, एंड बाय द पीपल जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट है। ये डेमोक्रेसी है। लास्ट ईयर हमने इस चीज को शुरू किया था, ठीक है, उसी चीज को आज हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर हमने नॉर्मली वहां पर डिस्कस किया था तो नॉर्मली ये था पावर शेयरिंग, वर्ड है हमारा पावर शेयरिंग। इसका मतलब है पावर को शेयर कर दिया गया, पावर को डिवाइड कर दिया गया। पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, पावर को डिवाइड कर दिया गया है। नॉर्मली अगर हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो सबसे अच्छा जो तरीका है पावर शेयरिंग का, वहां पर हम पावर को शेयर करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में। डिफरेंट ऑर्गन्स क्या है, लेजिस्लेचर जो क्या करता है, लॉ को बनाता है। एग्जीक्यूटिव्स जो क्या करता है, जो हमारे जो भी हम पॉलिसी एंड जो भी हम लॉज बनाते हैं उनको इजिली मैनर से आप कह सकते हो इंप्लीमेंट करने का काम करता है देश के अंदर। जुडिशरी जो थर्ड ऑर्गन है, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट एमर्ज होता है, अराइज होता है, उसको सॉर्ट आउट करने का काम हमारा जुडिशरी का होता है। नॉर्मली एक इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर है, वो है आपकी इन तीनों के बीच में पावर शेयरिंग करना। और डेमोक्रेसी के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीके से फैक्टर माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। ठीक है, आज के इस चैप्टर में हम सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका ये दो केस स्टडी पढ़ेंगे और इन दोनों कंट्रीज के बारे में देखेंगे कि इन दोनों के अंदर पावर शेयरिंग का जो मेथड था वो कौन सा चूज किया गया। ठीक है, और उससे पता चलेगा कि पावर शेयरिंग जो है वो किस प्रकार से डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है और डेमोक्रेसी के अंदर वो किस प्रकार से एक अच्छे तरीके से काम निभाती है या विभिन्न प्रकार की जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उनको खत्म करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टोरी ऑफ बेल्जियम की बात करते हैं। आप सबको पहले मैं इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज एथेनिसिटी या एथेनिक ग्रुप, इनकी बात बता देता हूं। एथेनिक ग्रुप इट मींस द पीपल बिलोंग टू पर्टिकुलर कल्चर। यहां पर अगर मैं एथनिक ग्रुप की बात करता हूं, वो पर्टिकुलर किसी एक कल्चर को फॉलो करने वाले इंसान होते हैं। और नॉर्मली हमेशा क्या होता है, अब ये कल्चर के आधार पे हम लैंग्वेज भी हो सकती है, ये रिलीजन भी हो सकती है, कास्ट भी हो सकती है, क्योंकि हमारा इंडिया अगर मैं बात करता हूं तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है। और नॉर्मली देखने को मिलता है कि जब कभी भी आपको आपके धर्म का या आप कह सकते हो आपके कल्चर से के रिलेटेड कोई व्यक्ति मिल जाता है तो आप उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, उससे ज्यादा क्लोज मानते हो दूसरों की अपेक्षा। मान लो कि आप हरियाणा में रहते हो, बट अगर किसी वजह से आपका ट्रांसफर यहां से किसी भी वजह से तमिलनाडु या महाराष्ट्र में हो जाता है
और वहां पर आपको कोई हरियाणा का बच्चा मिल जाए, आपके फ्रेंड सर्कल में हरियाणा का कोई बच्चा मिल जाए, या आप कोई अगर मान लो कि आने वाले टाइम में आप आईआईटी वगैरह भी करोगे, कुछ भी कर सकते हो, और उसके लिए आप क्या किया, आप बेंगलुरु चले गए, ठीक है, और वहां पर जाकर आपको कोई हरियाणा का बच्चा मिल जाता है, तो आपके फ्रेंड सर्कल में जो बॉन्डिंग आपकी हरियाणा के बच्चे के साथ होगी ना, वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं होगी, ठीक है। ये एक एथनिक ग्रुप है, और बेल्जियम के अंदर ये जो एथनिक ग्रुप है वो लैंग्वेज के बेस पे है। तो सबसे पहले हम बेल्जियम की बात करते हैं, और बेल्जियम के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन क्या है। अगर मैं बेल्जियम की बात करता हूं, एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन नियर अबाउट 1 करोड़ है। अगर मैं बेल्जियम की बात करता हूं तो नियर अबाउट जितना हमारा हरियाणा है ना, इतना आपको देखने को मिलेगा मैप में, इससे भी छोटा, और पॉपुलेशन उससे भी कम मिलनी है। तो आपको कई बार ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट का कंट्री है और कितनी नियर अबाउट पॉपुलेशन है। साथ ही साथ कई बार क्या आता है, इसके आसपास लगने वाले जो कंट्रीज हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वो कंट्री क्या है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। तो अगर मैं इसके बॉर्डर की बात करता हूं तो नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी, ये इसके चारों तरफ लगते हुए कंट्रीज हैं, ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज है, हम बात कर सकते हैं। ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं बेल्जियम की, इसके अंदर जो रेशियल कंपोजिशन थी वो बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, मींस जो इसकी एथनिक कंपोजिशन थी वो बड़ी कॉम्प्लेक्स थी। टोटल पॉपुलेशन, अब मैंने बात किया लैंग्वेज के आधार पे यहां पर डिवाइड करूंगा, जो टोटल पॉपुलेशन थी उनमें से 59% जो पीपल थे फ्लैमिश रीजन में रहते थे। रीजन यहां पर देखिए एरिया की बात की गई है, जो कि डच लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। 59% जो है वो फ्लैमिश रीजन में रहते थे और डच लैंग्वेज बोलते थे। आपके पास यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि डच जो पीपल है वो कौन से रीजन में रहते हैं, फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। सेकंड थिंग, अनदर 40% कौन है, वो है आपके वेलोनिया रीजन में रहने वाले हु स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। 59% है जो कि बेल्जियम के अंदर फ्लैमिश रीजन में रहते हैं एंड दे स्पीक डच लैंग्वेज। 40% जो पीपल है दे लिव इन वेलोनिया रीजन और दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। इस तरीके से 99% हो गया, और रिमेनिंग जो 1% है वो आपके जर्मनी बोलते हैं, सॉरी जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। आपके क्या है, ये जर्मन है, आप इसको जर्मनी मत मानना, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। 1% आपके जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। तो ये तो बन गई इसकी एथेनिक कंपोजिशन, ये बन गई आपकी इसकी एथेनिक कंपोजिशन। अगर हम आगे बात करते हैं, इनमें से जो माइनॉरिटी ग्रुप है, माइनॉरिटी ग्रुप कौन सा है, अब हम बात करेंगे केवल फ्रेंच की और डच स्पीकिंग की। कारण क्या है, अगर जब कभी भी जो आपका सब कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है वो दो पावरफुल ग्रुप में ही होता है। कभी भी कंफ्लिक्ट होता है तो वो पावरफुल ग्रुप में ही होता है। जो जर्मनी वाले हैं वो तो कुछ, जो जर्मन लैंग्वेज वाले हैं वो तो कुछ नहीं कर सकते, 1% है, वो तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। दूसरे कौन से हैं, 40% वाले फ्रेंच स्पीकिंग। प्रॉब्लम उनके साथ, या आप कह सकते हो डच स्पीकिंग, इनके साथ क्रिएट होगी। अब इनमें से मैं केवल बात करूंगा डच स्पीकिंग की और फ्रेंच स्पीकिंग की, ठीक है। आप इन दोनों में से अगर मैं बात करता हूं माइनॉरिटी ग्रुप है आपका फ्रेंच स्पीकिंग। अगर मैं फ्रेंच स्पीकिंग की बात करता हूं, इनको शुरुआती दौर में ही इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और एजुकेशनल फैसिलिटी मिल गई थी, जिसका बेनिफिट क्या हुआ, वो शुरुआत से ही रिच एंड पावरफुल थी। बट इफ यू थिंक अबाउट डच स्पीकिंग पीपल, उनको ये बेनिफिट काफी बाद में मिले, जबकि पूरे देश के अंदर मेजॉरिटी कौन है, डच स्पीकिंग है, पर इनको ये बेनिफिट बाद में मिले। यही कारण है कि उनके पास अगर हम बात करते हैं तो वो मैक्सिमम क्या थे, पुअर पर्सन थे। अब इनकी वजह से थोड़ा सा इनके बीच में जो कंफ्लिक्ट था वो क्रिएट होने लगा, ठीक है। पूरे देश के अंदर अगर हम बात करते हैं डच स्पीकिंग पीपल है, अगर हम बात करते हैं मेजॉरिटी के रूल की, डेमोक्रेसी क्या कहती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या डेमोक्रेसी के अंदर वो व्यक्ति गवर्नमेंट बनाते हैं जो मेजॉरिटी बनाते हैं, यही तो रूल है, ठीक है। अगर हम इसी आधार पे ये बात करते हैं तो डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी बनाते हैं तो नॉर्मली उनकी ही गवर्नमेंट बननी चाहिए, ठीक है। बट इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो प्रॉब्लम थी वो क्रिएट कहां पर हुई, वो हुई 1950 और 1960 के बीच में, आपस में कंफ्लिक्ट क्रिएट होने लगा, ठीक है। और ये कंफ्लिक्ट पूरे देश में तो था ही, ये जब सबसे ज्यादा एक्यूट था वो इसकी कैपिटल सिटी दैट इज ब्रसल,
ये है ब्रसल, ठीक है। जो ये एथनिक टेंशन थी ब्रसल, जो कि इसकी कैपिटल सिटी थी, वहां पर बहुत ज्यादा थी। मींस ब्रसल में ऐसा क्या हुआ, जो ये जो एथनिक टेंशन थी वो वहां पर बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई, वो थी यहाँ पर इसके जो पीपल का डिफरेंस था वो अलग था। पूरे देश के अंदर डच स्पीकिंग मेजोरिटी बनाती है, परंतु अगर मैं कैपिटल सिटी की बात करता हूं, वहां पर 80% तो फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग है। मींस उल्टा रेशो हो गया। अब प्रॉब्लम यहां पर ज्यादा क्रिएट हो गई। यहां पर तो जस्ट ओनली 20% है, पूरे देश के अंदर 40% है। ये जो एथनिक टेंशन थी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तो जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन सब ने क्या किया, इजिली इसको अकोमोडेट कर सके तो पावर शेयरिंग का मेथड अपनाया। वो क्या अपनाया उसको देखते हैं, ठीक है। यहां पर क्लियर हो गया इतना। अब यहां पर बड़े ध्यान से देखना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपको देखने को भी नहीं मिलता। यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द रीजन इन विच मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन बेल्जियम। बड़े ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को। नेम द रीजन, एरिया की बात कर रहा हूं, इन विच मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव। तो कौन सा है, बताइए कौन सा बताएंगे। नो, ब्रुसेली दैट्स अ कैपिटल सिटी, छोटा सा एरिया हो। तो जो ब्रुसेल है वो तो छोटा सा है। मैंने रीजन पूछा है, आपके सामने है। यस, फ्लेमिश। ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन था कि नेम द रीजन इन विच मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव। इट मींस डच स्पीकिंग मैक्सिमम पर्सन है, 59% है डच स्पीकिंग। वो कहां पर रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। तो इसका आंसर आपका फ्लेमिश रीजन होगा। ये क्लियर है। अगर आपके पास यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम बताओ, तो आप वो भी इजीली बता सकते हो। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा बेल्जियम के मैप को देख लेते हैं। ये देखिए मैप ऑफ बेल्जियम, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका थोड़ा सा रेड कलर है वो आपका वेलोनिया रीजन है, जहां पर फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं। जो येलो कलर है वो आपका डच स्पीकिंग वाला फ्लेमिश रीजन है। और एक साइड आपका अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में, वो आपका जर्मन स्पीकिंग एरिया है, जहां पर लाइंस लगी है। और बीच में एक अलग से आप देखिए कि आपका जो ये फ्लेमिश रीजन है, इसमें छोटा सा एक एरिया है सर्कल किया गया है, वो आपकी ब्रसल है, कैपिटल सिटी है, ठीक है। इस तरीके से इसका मैप है। अब देखते हैं कि बेल्जियम ने अकोमोडेट कैसे किया। बेल्जियम ने ऐसे क्या पावर शेयरिंग मेथड अपनाया कि इजीली वहां पर किसी भी प्रकार की कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट नहीं हुई। सबसे पहले जो बेल्जियम लीडर्स थे उन्होंने देखा कि देश के अंदर डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। किसी एक को दबाकर हम चलें ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने इजीली इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने की कोशिश की। सबसे पहले 1970 से लेकर 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन में नियर अबाउट 4 टाइम्स उन्होंने अमेंडमेंट की। सबसे पहला काम उनका ये था कि कम से कम 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 बार अमेंडमेंट की, ताकि अरेंजमेंट ऐसे की जा सके कि किसी पर भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और जो ये एथनिक डाइवर्सिटी है वो इजीली अकोमोडेट हो सके। पहला पॉइंट तो आपका ये होगा, क्योंकि यहां पर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मॉडल ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द बेल्जियम, कि बेल्जियम ने अपने आप को अकोमोडेट कैसे किया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका 3 मार्क्स का। तो उसमें सबसे पहले तो आप यही बताओगे कि 1970 से लेकर 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन में नियर अबाउट 4 टाइम्स अमेंडमेंट की गई थी, ठीक है। सेकंड थिंग, बेल्जियम ने जो पावर शेयरिंग का मेथड था बड़े इनोवेटिव मेथड से यूज किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एलिमेंट फॉलो किए, जिनमें नंबर 1 था इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मींस उन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उसके अंदर जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनकी संख्या इक्वल होगी। ये नहीं है कि भाई डच स्पीकिंग ज्यादा है तो डच स्पीकिंग ज्यादा बनेंगे। उनकी जो नंबर्स होंगे, मान लीजिए अगर वहां पर 100 मिनिस्टर्स चूज होते हैं तो उन 100 में 50 कौन होंगे, डच होंगे, और 50 कौन होंगे, आपके फ्रेंच स्पीकिंग होंगे। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सिंगल एक कम्युनिटी ये चाहे कि वो मेजोरिटी बना ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि मेजोरिटी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 50% से कम एक सीट फालतू एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेकंड थिंग इन्होंने क्या की,
सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड कर दी, मींस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट क्रिएट कर दी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि एंटायर कंट्री का ध्यान रखेगा, पूरा कंट्री छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया और हर एक स्टेट को एक स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दी और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई। अब जिस एरिया के अंदर मान लीजिए फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा है या डच स्पीकिंग ज्यादा है, तो इस तरीके से वहां पर उनको बेनिफिट हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट वहां से रिलेटेड डिसीजन ले सकती है। नेक्स्ट क्या किया, ब्रसल, जो चीज उन्होंने पूरे एंटायर कंट्री में अपनाई, इट मींस इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल कम्युनिटी, वो ही चीज उन्होंने ब्रसल जो कैपिटल सिटी थी उसमें भी यूज की। इसका मतलब है यहां पर भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो था, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इन्होंने काम किया वो था उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर मेंबर्स कौन होंगे, मेंबर्स होंगे जो पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलते हैं। मींस कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर एक आपकी डच होगी जहां पर केवल डच मेंबर होंगे, एक आपकी फ्रेंच से रिलेटेड होगी जहां पर आपके मेंबर फ्रेंच होंगे, और एक आपकी जर्मन से रिलेटेड होगी वहां पर आपके मेंबर्स जर्मन होंगे। और उनका मेन उद्देश्य था अगर कभी भी कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट लेगी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी ना स्टेट गवर्नमेंट लेगी। जो चीज फाइनल कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी रीजनेबल होगा वो भी, ये बात ध्यान रखने की है। ऐसा ना हो कि भाई डच स्पीकिंग कहेगी कि भाई हमारी लैंग्वेज को ही प्रेफर किया जाए, ऐसा नहीं होगा। रीजनेबल बातें, जो रीजनेबल थिंग्स होंगी वो चीजें ही इंप्लीमेंट करेंगी। इसके लिए उन्होंने एक इंपॉर्टेंट जो बनाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो बेल्जियम ने अपना ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट किया, या आप कह सकते हो ये जो मॉडल तैयार किया, ये जो एलिमेंट ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इससे विभिन्न प्रकार का जो कन्फ्लिक्ट था जो कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग में 1950 और 60 के दौरान में था, वो कन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, अवॉइड हो गया। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, जब यूरोपियन कंपनी ने, सॉरी यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज थी, उन्होंने अपनी एक यूरोपियन यूनियन बनाई, तो उन्होंने ब्रसल को अपना हेडक्वार्टर चूज किया। रीजन क्यों था, ये रीजन ये था क्योंकि ब्रसल के अंदर या बेल्जियम ने पूरे वर्ल्ड के सामने एक ऐसी, आप कह सकते हो रोल मॉडल का रूप धारण किया कि उसने इजीली शो कर दिया कि किस प्रकार से पावर शेयरिंग का मेथड यूज करके वो अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर सकती है, किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट उसने नहीं होने दिया। यही कारण था कि ब्रसल जो है वो हेडक्वार्टर बना उस वक्त जब पूरी की पूरी यूरोपियन कंट्री की एक यूरोपियन यूनियन बनाई गई। ठीक है, ये थी आपकी बेल्जियम की स्टोरी। इस बेल्जियम के अंदर आपके पास दो क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन होगा एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, सेकंड क्वेश्चन होगा हाउ बेल्जियम अकोमोडेट इट्स डाइवर्सिटी या इट्स एथनिक टेंशन। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहां पर बनने हैं। अब बात करते हैं हम श्रीलंका की। अब श्रीलंका के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर मैं श्रीलंका की बात करता हूं, ये हमारे एशिया के साउथ एशिया के अंदर पाए जाने वाला एक आइलैंड कंट्री है। लास्ट 9th में बताया गया था कि इंडिया की दो नेबरिंग आइलैंड कंट्री है जो कि इंडिया के साउथ में है, एक आपकी श्रीलंका है, एक मालदीव है। ठीक है, तो श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड कंट्री है जिसकी जो पॉपुलेशन है नियर अबाउट 2 करोड़ है। ठीक है, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। पॉपुलेशन यहां पर भी डाइवर्स है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भी एक डाइवर्स पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर भी डिफरेंस लैंग्वेज के बेस पे है। 74% जो है दे स्पीक सिन्हाला लैंग्वेज। 74% क्या है, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। और 18% जो है वो तमिल स्पीकर है, मीन्स वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखने की बात है। 74% यहाँ पर सिन्हाला स्पीकर है और 18% तमिल स्पीकर है। नॉर्मल यहां पर अगर मैं डिफरेंस देखने की बात करूं ना, तो काफी ह्यूज डिफरेंस दोनों के बीच में है। अब इस 18% में भी दो ग्रुप है, देयर आर 2 सब ग्रुप इन तमिल पीपल। इनमें 13% तो ऐसे हैं जो कि नेटिव तमिल माने जाते हैं, मींस श्रीलंका के अंदर रहने वाले व्यक्ति ही हैं, उनके फोर फादर श्रीलंका के ही हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं 5%, वो हमारे हैं इंडियन तमिल्स जिनके फोर फादर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एज ए स्लेव के रूप में या प्लांटेशन वर्कर के रूप में श्रीलंका में गए थे। मींस तमिल पीपल भी आपस में डिफरेंस है उन दोनों के बीच में भी कि 18% तो है,
बट उन 18% में 13 और 5% का डिफरेंस है, तो यहां पर भी एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और ऊपर से अगर मैं पूरे देश की बात करता हूं, मेजोरिटी जो 74% है, मीन्स 50% से भी नियर अबाउट, अगर हम बात करते हैं 24% एक्स्ट्रा जो सिन्हाला है वो अपने पास लेके चलता है। अगर पावर शेयरिंग के इस मेजोरिटी के मेथड को हम अपनाते हैं तो केवल वहां पर मेजोरिटी हमेशा सिन्हाला लैंग्वेज ही बनाएगी और कोई बना ही नहीं सकता। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। श्रीलंका के अंदर जो श्रीलंकन तमिल्स है, मैक्सिमम जो आप देखने को मिलता है वो देश के नॉर्थ और ईस्टर्न जो साइड है वहां पर रहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिलीजन की बात कर लेते हैं। जो सिन्हाला है वो हमेशा बुद्धिस्ट मीन्स बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसको मानते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी थिंक अबाउट द तमिल पीपल, दे आर हिंदू एंड मुस्लिम, मीन्स उनके अंदर पहले ही एक सब ग्रुप था, एक सब ग्रुप और क्रिएट हो गया कि दे बोथ बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स। वहां पर क्या है, कुछ हिंदू है कुछ मुस्लिम है, मीन्स पहले तो नेटिव श्रीलंका तमिल और इंडियन तमिल के बीच में झगड़ा हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हिंदू और मुस्लिम का डिफरेंस आ सकता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, उस देश के अंदर एक एथनिक कंपोजिशन में एक पार्ट और है, 7% पीपल क्रिश्चियन है, जो कि सिन्हाला और तमिल दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो दिस इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि सिन्हाला जो श्रीलंका और जो श्रीलंका है उसकी एथनिक कंपोजिशन क्या है। 74% सिन्हाला स्पीकर, पहले हम लैंग्वेज की बात करेंगे। 74% सिन्हाला स्पीकर, जिनमें से बाकी बचे 18% जो पीपल है दे आर तमिल स्पीकर। तमिल के अंदर देयर इज अ टू सब ग्रुप, 13% जो है वो श्रीलंकन मींस नेटिव तमिल से है, और 5% जो है वो इंडियन तमिल से है, जिनके फोर फादर्स एज ए प्लांटेशन वर्कर के रूप में श्रीलंका में आए थे। ठीक है, जो बाद में यहीं पर रह गए। उसके बाद सेकंड थिंग, अगर मैं रिलीजन की बात करता हूं, सिन्हाला जो स्पीकर है वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, बुद्धिस्ट है। बट ऑन द अदर एंड इफ वी थिंक अबाउट द तमिल पीपल, दे बिलोंग या दे बिलीव इन हिंदू एंड मुस्लिम, वो हिंदू धर्म के अंदर और मुस्लिम धर्म के अंदर विश्वास रखते हैं। इसके अलावा एथनिक कंपोजिशन में एक क्रिश्चियन कम्युनिटी आती है जो 7% बनाती है, जो कि सिन्हाला स्पीकर भी है और तमिल स्पीकर भी है। तो दिस इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द श्रीलंका। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और यही पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट है पेपर के अंदर लिखने के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं, श्रीलंका के मैप को देख लीजिए। आप नॉर्मली देख लीजिए कि जो येलो कलर है वो डिनोट आपका क्या कर रहा है, जो श्रीलंका के अंदर सिन्हाला ग्रुप है उसकी। इसके बाद मैंने बात की थी कि जो नॉर्थन साइड में और ईस्टर्न साइड में आपके जो तमिल पीपल है वो देखने को मिलते हैं, तो आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका 1948 में एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री बना। हमारा देश कब इंडिपेंडेंट हुआ? यस, 1947, 15 अगस्त 1947। इट मींस नियर अबाउट हमारे ही टाइम में हम जो श्रीलंका है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। ठीक है, इंडिपेंडेंस अचीव करने के बाद उन्होंने क्या किया, श्रीलंका ने एक पावर शेयरिंग का मेथड अपनाया, जो कि डेमोक्रेसी का ही मेथड है, दैट इज मेजोरिटेरियनिज्म, व्हिच मींस रूल ऑफ मेजॉरिटी। उन्होंने इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। अब जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे उनके दिल में एक लालच आ गया, दे फॉर्म मेजॉरिटी इन द कंट्री, सो टू सिक्योर द डोमिनेंस ओवर द कंट्री उन्होंने क्या किया, इस पॉलिसी को अपना लिया कि मेजॉरिटी का ही रूल होगा। ठीक है, मेजॉरिटी का ही रूल होगा, उन्होंने इस पॉलिसी को अपना लिया। सबसे पहला तो काम उन्होंने ये किया। इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी भी गवर्नमेंट बनेगी कौन बनाएगा, सिन्हालाज। ठीक है, अब सिन्हालाज ने डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए और क्या क्या किया, 1956 में एक एक्ट पास किया जहां पर सिन्हाला को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। इट मींस डिसरिगार्ड ऑफ द तमिल। यही तो हुआ, 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर सिन्हाला लैंग्वेज को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज फाइनल कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, तमिल पीपल अपने आप को अलग मानने लगे। इसके अलावा और क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई चीज ला दी, टू प्रोटेक्ट एंड फोस्टर द बुद्धिज्म। मींस बौद्ध धर्म को ही प्रोटेक्ट किया जाएगा और बौद्ध धर्म को ही सपोर्ट किया जाएगा। इसका मतलब है कि उनके धर्म को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया, उनके रिलीजन को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया। उसके अलावा और क्या हुआ, ये सारे के जो स्टेप थे
सबसे पहले उन्होंने रूल ऑफ मेजॉरिटी, उसके बाद 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना, उसके बाद बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट करना। ये तीनों के तीनों जो है वन बाय वन, एक के बाद एक लगातार स्टेप उठते चले गए, जिसकी वजह से जो श्रीलंकन पीपल थे दे फेल्ट एलिनेशन या एलिनेटेड, वो अपने आप को अलग मानने लगे पूरे देश से, क्योंकि उनकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, इसी की वजह से क्या हुआ, उन दोनों के बीच की जो खाई थी, उन दोनों के बीच का जो गैप था वो लगातार बढ़ता चला गया। अब श्रीलंकन पीपल ने क्या किया, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। अब श्रीलंकन पीपल ने क्या किया, स्ट्रगल शुरू कर दिया। इसके अलावा एक और चीज थी, वो थी कि जब कभी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सबसे पहले प्रेफरेंस जो है वो सिन्हाला को मिलेगी, जो सिन्हालीज हैं उनको मिलेगी। एक पॉइंट और है इसके अंदर, ये 3 से 4 पॉइंट थे जो कि क्या करते हैं, तमिल पीपल को बिल्कुल अलग बना देते हैं। केवल सिन्हाला जो लैंग्वेज है, जो सिन्हाला कल्चर को फॉलो करने वाले हैं, सिन्हाला जो लैंग्वेज बोलने वाले हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका डोमिनेंस पूरे देश के अंदर सिक्योर करने के लिए ये सब स्टेप उठाए गए, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगी। ठीक है, अब जो सिन्हाला जो तमिल स्पीकर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने विभिन्न प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज और उन सब का निर्माण कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। अब जब प्रोटेस्ट हुआ तो श्रीलंकन तमिल्स ने कुछ डिमांड रखी। पहली डिमांड थी, आपके पास ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द तमिल पीपल या श्रीलंकन तमिल्स। पहली डिमांड थी तमिल मस्ट बी एन ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे आपने सिन्हाला को प्रोटेक्ट करने के लिए सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया ना, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। सेकेंड थिंग, सेल्फ रूल इन द देयर रीजन, जिस एरिया के अंदर वो रहते हैं उस एरिया के अंदर जो गवर्नमेंट बने ना, उस एरिया से रिलेटेड जो डिसीजन लेने की पावर हो वो केवल किनके पास हो, तमिल पीपल के पास हो। ठीक है। थर्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन जॉब एंड एजुकेशन। अभी इससे पहले मैंने क्या बात बोली कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कभी भी जॉब के अंदर या एजुकेशन के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो प्रेफरेंस सिन्हालीज को मिलेगी, बट उन्होंने कहा इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी, उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट तमिल एलम, इट मीन स्टेट। जो नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट श्रीलंका का है ना, उसे अलग से इंडिपेंडेंट देश बना दो, हम आपके साथ रहना ही नहीं चाहते, उसको बिल्कुल अलग कर दो। अब इसकी वजह से क्या हुआ, देश 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता था। ठीक है, बट सिन्हाला ने क्या किया, उनकी जितनी भी डिमांड थी उन सबको डिनाई कर दिया, उन सबको नेग्लेक्ट कर दिया कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे। So as a result there is a civil war in श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। ठीक है, श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई। और जब कभी भी सिविल वॉर, इट मींस देश के अंदर ही आपस में युद्ध हो गया डिफरेंट एथनिक ग्रुप के बीच में, वो आपका सिविल वॉर कहलाता है। और जब कभी भी युद्ध होता है तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है लॉस होता है प्रॉपर्टी का एंड ह्यूमन बीइंग का। मींस वॉर किल्ड थाउजेंड्स ऑफ द पीपल इन बोथ कम्युनिटीज। और इसकी वजह से श्रीलंका को सबसे बड़ा आघात क्या पहुंचा, सोशल, कल्चर और मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिकल मैनर से वो लगातार पीछे चलता चला गया, डेवलपमेंट नहीं हुई। तो देखिए इस तरीके से श्रीलंका और बेल्जियम का हमने ये एग्जांपल देखा। तो आज का हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि इन दोनों स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिलता है। इन सबने 2 चीज पढ़ी, इन दोनों स्टोरी से हमें क्या मिलता है। अब दोनों के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट दोनों ने पावर शेयरिंग के डिफरेंट मेथड को यूज किया। बेल्जियम ने क्या किया, अपने देश के अंदर जो डाइवर्सिटी थी उसको रियलाइज किया और उनको रिस्पेक्ट दिया, जिसकी वजह से उनके हितों का ध्यान रखने की कोशिश की गई। और जहां पर उन्होंने क्या कहा, इक्वल मैनर से उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। रिजल्ट क्या हुआ, देश के अंदर इजिली एथनिक कंपोजिशन या टेंशन थी वो इजिली अकोमोडेट हो गई। बट ऑन द अदर हैंड श्रीलंका ने क्या किया, बीइंग ए मेजॉरिटी गवर्नमेंट, उसने डोमिनेंस क्रिएट करना शुरू किया दूसरों के ऊपर, जिसकी वजह से देश के अंदर खतरा आ गया कि देश की यूनिटी भंग हो गई, देश में सिविल वॉर क्रिएट हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड होने की बात आ गई। तो ये पावर शेयरिंग है। देखिए कि देश के अंदर अगर पावर शेयरिंग अच्छी तरीके से आपने यूज की, एक बेस्ट मेथड यूज किया, तो उससे देश डेवलप करेगा, देश के अंदर डेवलपमेंट होगी। और अगर आपने उसका नेगेटिव इंपैक्ट ले लिया, अगर आपने कुछ ऐसा रूल कर दिया कि मेजॉरिटी ही रूल करेगी, तो उस सिचुएशन में देश 2 हिस्सों में भी डिवाइड हो सकता है। तो इन दोनों स्टोरी से आपको यह पता चलता है। ठीक है,
कल जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आज के टॉपिक में जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी रिलेटेड टू द टॉपिक।